Hello everyone. So today we'll start with Stirling's approximation. Now what is Stirling's approximation? Stirling's approximation की हेल्प से हम n फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है विच डील्स विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नियर अबाउट एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 raised to power 23. So it's a huge amount. So when the number of particles are so large, then in that case how we'll find the value of n factorial where n is the number of particles. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, फॉर्मूला निकाला था प्रोबेबिलिटी का, विच इज NCR इंटू a रेज टू पावर r इंटू b रेज टू पावर n माइनस r। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, एंड दिस इज नथिंग बट द n+1th टर्म इन दी r plus 1th term in the binomial expansion of a plus b raised to power n. This is the binomial theorem of probability जो हमने last class में derive करी थी। ठीक है, r plus 1th term in the binomial expansion of a plus b raised to power n. और हमने ये भी देखा था कि अगर a is equal to b है, that means when probability of occurrence and probability of non-occurrence are equal, then the probability becomes NCR upon 2 raised to power n. तो इसमें हमारा कौन सा फैक्टर आ रहा है? इसमें हमारा फैक्टर आ रहा है NCR। ठीक है, NCR को हम कैसे लिखते हैं? दिस इज n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। अगर n फैक्टोरियल की वैल्यू 10 गिवन है, 15 गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 10 फैक्टोरियल। बट अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज है, अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के, अगर वो बहुत लार्ज है, उस केस में n फैक्टोरियल को निकालने में मुश्किल आएगी। तो वो n फैक्टोरियल हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो व्हाट डज दिस से? द कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टोरियल बिकम्स वेरी टीडियस फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n. Stirling's formula gives the approximate value of log n factorial when n is large. So what is Stirling's approximation? It says that log n factorial is equal to n log n minus n, where this log ln is the natural log, this is log to the base e. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है log n factorial means log to the base e of n factorial. तो दिस इज स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें n फैक्टोरियल का टर्म आ रहा है, आगे हम इसको यूज भी करेंगे स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सिंस वी हैव टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज। तो जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें n फैक्टोरियल की टर्म आ रही है या कोई भी फैक्टोरियल विच इज वेरी लार्ज इन नंबर, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन का लॉग लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जब इक्वेशन का हम लॉग लेंगे तो हमारे पास log n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट log n फैक्टोरियल एज n log n माइनस n. Okay, so this is a very important approximation in statistical physics and you have to remember this expression. Now what we'll do, we'll derive this expression, we'll derive Stirling's formula. कैसे derive करेंगे हम? सबसे पहले we write the definition of n factorial. n factorial क्या होता है? n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 4, 3, 2, 1. ठीक है, this is n factorial, you already know this. Now when I take its log, its natural log, then it becomes log n factorial is equal to log 1 plus log 2 so on up to log
n, ये सबको पता है। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल इस तरीके से है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n, तो जब हम इसका log लेंगे तो सारी क्वांटिटीज जो है हमारी एडअप हो जाती हैं, log 1 प्लस log 2। सबको पता है बाय फॉर्मूला log a इंटू b इज log a प्लस log b, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप। ना इस इक्वेशन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन। सो log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन x गोइंग फ्रॉम 1 टू n log x। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो हम x को पुट करेंगे फ्रॉम 1 टू n, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 सो ऑन अप टू log n। मतलब हमारे पास यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। नाउ व्हाट वील डू नाउ टू डिराइव स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन, अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें हमारा y एक्सिस पे होगा log x और x एक्सिस पे होगा x, मतलब डिफरेंट x वैल्यूज के लिए हम log x निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, डिफरेंट x वैल्यूज पे हम log x की वैल्यू निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से बार ग्राफ आएगा। फिर हम उसको जो है, जो ये बार ग्राफ है, इसको हम बाय अ कंटिन्यूअस कर्व अगर रिप्लेस कर दे इस तरीके से, ठीक है, उसी के आसपास एक कंटिन्यूअस कर्व से जब हम रिप्लेस कर देंगे और हम इसका एरिया निकाल लें, इस पूरे का एरिया निकाल लें, जैसे तुम लोग 11th में पढ़ते थे, 11th या 12th में जब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ते थे, तो वहां पर तुमने ऑलरेडी पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि हम एरिया कैसे निकालते हैं अंडर द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वील गेट log x फॉर दिस इंटायर रेंज ऑफ x वैल्यूज, और हमें वही निकालना है, हमें log x निकालना है फॉर दिस इंटायर रेंज ऑफ x वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर x हमारा जो है इट इज वेरी लार्ज इन नंबर और ये जो है हमारे बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है, x हमारा जितना बड़ा होगा ये जो हमारे नंबर्स हैं ये और क्लोजली स्पेस्ड होते जाएंगे। मतलब इफ x इज वेरी लार्ज इन नंबर, इन दैट केस वी कैन रिप्लेस दिस समेशन बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, मेन स्टेप इसका यही है। इसके बाद ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल n फैक्टोरियल की डेफिनेशन लिखी, फिर उसका लॉग लिया, तो हमारे पास समेशन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। फिर इस समेशन को वी कैन रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन व्हेन x इज वेरी लार्ज। ठीक है, यही इस पैराग्राफ में लिखा है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ विद y इज इक्वल टू ln x which is natural log for different values of x, then we can approximate this sum by an integral. This replacement by an integral is increasingly good in the range where x is large. क्यों? क्योंकि जब हम x को इंक्रीज करेंगे बाय यूनिटी तो log x जो है इट विल वेरी ओनली स्लाइटली, क्योंकि x जो है बहुत ज्यादा है। log ये जो हमारा x एक्सिस है इसकी जो हमारी रेंज होगी, वो जो हमारा ये डिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज को हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ में अकोमोडेट करना पड़ेगा। So in that case we can replace summation by integration. So we can write log n factorial is equal to summation को हमने यहाँ पे replace कर दिया by integration and we have log x dx, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का है हमारी 1 से n तक, एंड वी नो n इज वेरी लार्ज इन नंबर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लेट इट बी मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से ही मल्टीप्लाइड है ये, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड लेट्स से दिस इज द सेकंड function, then we'll simply apply integration of parts formula which is equal to first as it is into integration of second, second का integration क्या होगा x, limits of integration होगी 1 to n minus whole integration differentiation of first, log x का differentiation क्या होगा 1 upon x into integration of second which is x dx। हमने simply formula लगाया है integration by parts का, first into integration of second
minus whole integration डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फॉर्मूला तुम लोग अपने स्कूल में बहुत बार अप्लाई कर चुके हो, आई गेस तुम सबको ये फॉर्मूला पता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको हमने एज इट इज लिया x log x विद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 to n माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारे पास कट हो गया, हमारे पास क्या बचा dx। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम 1 to n। नाउ सब्स्टिट्यूट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया n log n माइनस 1 log 1 देन माइनस n प्लस 1। ठीक है, log 1 सबको पता है हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा n log n माइनस n प्लस 1 वेयर n इज वेरी लार्ज इन नंबर। अब देखो n हमारा बहुत लार्ज है इन नंबर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस n प्लस 1 बाय n। ठीक है, इस केस में हम n प्लस 1 को n से रिप्लेस कर सकते हैं सिंस n इज वेरी लार्ज। अगर n मेरा सपोज 10⁻23 है, तो उसमें अगर मैं 1 को ऐड कर रही हूँ तो उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 1 को आई कैन ड्रॉप एंड आई कैन कंसीडर n एज ओनली 10⁻23। सो इफ ये अप्रोक्सीमेशन जो है रिप्लेसिंग n प्लस 1 बाय n, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी कंसीडर n टू बी वेरी लार्ज। तो इसका मतलब स्टर्लिंग्स फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन n इज वेरी लार्ज, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। सो फाइनली हमारे पास log n फैक्टोरियल क्या आ गया, n log n माइनस n विच इज कॉल्ड द स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टर्लिंग्स फॉर्मूला होता है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। और इस फॉर्मूले को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पर हमें n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है एंड द n इज वेरी लार्ज इन नंबर। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वील टेक log ऑन बोथ साइड्स, जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, और जब हमारे पास log आ जाएगा तो now we can easily replace log n factorial as n log n minus n। नेक्स्ट क्लास में हम स्टर्लिंग्स फॉर्मूला का यूज भी करेंगे, तो वहां पर ये चीज तुम्हें और क्लियर हो जाएगी कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, now the next topic that we'll start with today is the most probable distribution and statistical fluctuations। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। हमने ये डेरिवेशन कैसे किया, पहले n फैक्टोरियल की डेफिनेशन लिखी, फिर log n फैक्टोरियल लिया क्योंकि हमें log n फैक्टोरियल की ही वैल्यू निकालनी है, फिर हमने समेशन से रिप्लेस किया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, फिर हमने कहा if x is very large in number then we can replace the summation by integration, then we have simply applied the formula of integration by parts and replaced n plus 1 by n। और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं, अगर ब्रैकेट में लिखूं तो ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से, तो और आई कैन रिप्लेस n माइनस 1 बाय n। ठीक है, एक ही बात है, तो उस केस में हमारा log n फैक्टोरियल हो जाता है n log n माइनस 1 which is the very famous Stirling's formula that is usually applied when we study statistical physics। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ना इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फिर हम निकालेंगे उसका स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। मतलब क्या है, देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो इन जनरल प्रोबेबिलिटी होती है, सपोज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। इन्होंने यहाँ पे जो केस कंसीडर किया है वो है, कंसीडर किया है दैट वी आर कंसीडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुकी हैं। अगर हमारे पास 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं तो उसमें हाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, अगर मैं कहती हूँ मेरे n में से r पार्टिकल्स फर्स्ट बॉक्स में चले गए और रेस्ट n माइनस r पार्टिकल सेकेंड बॉक्स में चले गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NCR इंटू 1/2 रेज़्ड टू पावर n, क्योंकि दोनों ही बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में जाने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो फॉर्मूला हो गया NCR इंटू 1/2 रेज़्ड टू पावर n, and NCR को I can write as n factorial upon r factorial into n minus r factorial। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है which represents probability of a distribution in which r particles go to one box and n minus
r to the other box. Now इसमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? सबको पता है कि वो वाला केस जो है रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रोबेबल केस व्हेन r इज इक्वल टू n अपॉन 2. जब r हमारा n अपॉन 2 के इक्वल है तो वो वाली पर्टिकुलर स्टेट जो है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है. ठीक है, ये सबको पता है. तो ये कहता है इफ वी हैव n इज इक्वल टू 100, अगर n हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे 100 है तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी? वो ये होगी कि 50 पार्टिकल्स जो है हमारे वो बॉक्स 1 में है और 50 पार्टिकल्स जो है हमारे वो बॉक्स 2 में है. क्योंकि जब n 100 होगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 2 विच इज 50. r हमारा क्या है? r इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग टू द बॉक्स 1. तो इसका मतलब अगर n को मैं 100 लेती हूँ तो 50 पार्टिकल्स मेरे बॉक्स 1 में जाएंगे और 50 पार्टिकल्स बॉक्स 2 में. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. पर अगर हम एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से 52 पार्टिकल्स एक बॉक्स में और 48 दूसरे में. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 50-50 पार्टिकल्स ही दोनों बॉक्स में हो. ठीक है, तो ये जो वेरिएशन होता है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वेरिएशन इज नोन एज स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है? दिस इज द वेरिएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस आर्टिकल में ये क्या शो कर रहे हैं? इस आर्टिकल में शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन कम होती जाएगी. मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बॉक्स 1 में और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बॉक्स 2 में वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे. दैट मीन्स जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल अप्रोच टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और वही हमने शुरू में भी बताया था, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है हम वही अप्लाई करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज. ठीक है, यहाँ पर भी यही दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेंगे और जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है हमारी वो कम हो जाएगी. ऑल्दो थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी बट वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी विच कैन बी निग्लाइजेबल. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वी शैल शो इन दिस आर्टिकल that as we increase the number of particles, distribution becomes narrower and peaks towards the most probable distribution. That means fluctuations from the most probable distributions becomes very small, but some fluctuations are always present. तो यहाँ पर अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएंगे. फिर हम देखेंगे हम जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा रहे हैं स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन जो है कम होता जा रहा है. तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बहुत कम लिया, लेट इट बी 10. तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? व्हेन r इज इक्वल टू n अपॉन 2, दैट मींस r इज इक्वल टू 5 सिंस n इज 10. तो प्रोबेबिलिटी में हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n. Here n is 10. So this formula for the probability for the most probable distribution becomes 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial into 1 upon 2 raised to power 10. Now अब हम कहते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो 20% ऑफ था फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. 20% ऑफ का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉक्स में 5 की जगह 4 पार्टिकल्स होंगे और सेकंड बॉक्स में 5 की जगह 6 पार्टिकल्स होंगे. 20% जो है वो वेरिएशन है. ठीक है, 5 का 20% क्या होगा? 1. तो एक में हमने 1 को कम कर दिया, एक में हमने 1 को बढ़ा दिया. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 6 की? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n which is 10 into 1 upon r हमारा 4 हो गया, n minus r हमारा 6 हो गया. तो इसकी रेशियो क्या आई? इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने इनकी रेशियो निकाली एंड इट कम्स आउट टू बी 0.8
3, मतलब स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन हमारा कितना आया फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन 0.83। अगर हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 20% ऑफ थी फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है ये चीज स्टडी करने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाएं तो उस केस में हमारा स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाए। दैट मीन्स हमारा जो वेरिएशन है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो रिड्यूस हो जाए। नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 100 कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, r इज इक्वल टू n/2। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 50 since n is 100। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, n factorial upon 2 raised to power n into 1 upon r factorial into n minus r factorial। So this is the probability of most probable distribution। अगर हम फिर से वही लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन 20% ऑफ है, ठीक है, तो 50 का 20% क्या होगा 10। तो एक बॉक्स में हमने 10 पार्टिकल्स को कम कर दिया, एक बॉक्स में हमने 10 पार्टिकल्स को बढ़ा दिया। तो 20% ऑफ के केस में जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे। अब देखो रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई। इनिशियली जब n को हमने 10 लिया था तब हमारी जो फ्लक्चुएशन थी वो 0.83 थी। जब हमने n की वैल्यू को 100 कर दिया तो फ्लक्चुएशन जो है 0.14 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो रेशियो है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन इज डिक्रीजिंग। नाउ अगर हम n को 100 लेंगे, सॉरी 400 लेंगे अगर हम n को, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देन r इज इक्वल टू 200। सो n माइनस r भी हो गया 200। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, इट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक में 200 में से एक में 40 को माइनस कर दो, एक में 40 को ऐड कर दो। दिस इज नॉट r, दिस इज p, ठीक है, ऊपर p कंसीडर किया है ना। हाँ, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या हो गई हमारी 400 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 raised to power 400 into r factorial which is 160 into n minus r factorial which is 240। तो यहाँ पर जब हम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखो कितना कम आया, 10 raised to power -5, इतना कम रेशियो आया। जब ऑल्दो यहाँ पर हमने n को कोई बहुत ज्यादा भी नहीं लिया, सिर्फ 400 लिया है, तो 400 लेने पर भी 10 raised to power -5 आई रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी अप्रोच करती जाएगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब इन ऑर्डर टू स्टडी एनी सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर हम जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेट करते हैं सिंपली टेकिंग r इज इक्वल टू n/2, तो वो हमारा एप्रिशिएबल है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं उस केस में हमारा जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारा वेरिएशन है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत कम हो जाता है, और इतना कम होता है दैट इट कैन बी इजिली negligible। So यहाँ पे what we have found, we found that as n increases, that means as we increase the number of particles, the probability of distribution is appreciably far from the most probable distribution becomes appreciably small। तो मतलब जब हम n की वैल्यू को बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो उस केस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन से दूर है, सॉरी, अगर हम n की वैल्यू को बहुत ज्यादा लेते हैं दैट मीन्स व्हेन वी कंसीडर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम टू बी वेरी लार्ज, इन दैट केस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसी के अराउंड आ जाती है जितनी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जो हमारा वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का विच इज एप्रिशिएबली फार फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कम हो जाता है। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का केस का जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम जो है डायरेक्टली मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे यहाँ पे हमने 20% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिए थे,
तो रेस्ट हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी वही आएगी, नियर अबाउट जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की आएगी। ऑल्दो कुछ फ्लक्चुएशंस तो प्रेजेंट होंगे बट वो फ्लक्चुएशंस इतना स्मॉल होगा कि दैट कैन बी निग्लेक्टेड। जैसे यहाँ पर देखो फ्लक्चुएशन हमारा कितना कम हो गया, 10⁻⁻5 हो गया जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 400 लिया। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सबसे पहले स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन देखा जिसमें हमने log n फैक्टोरियल को डिराइव किया which came out to be n log n minus n where log is here is the natural log to the base e, log to the base 10 नहीं है, this is log to the base e, डेरिवेशन सिंपल है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास n particles and 2 identical boxes then probability of distribution in which r particles go to one box and n minus r to the other box वो होती है ncr into 1/2 raised to power n। और फिर हमने इसका most probable distribution देखा, most probable distribution होता है n factor, most probable distribution की probability होती है n factorial upon n by 2 factorial का whole square into 1/2 raised to power n। That means when we substitute r is equal to n by 2 in this expression, ये हमने last class में भी देखा था। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि as we increase the number of particles then the statistical fluctuation reduces। What is statistical fluctuation? This is the variation from the most probable distribution। कि जो most probable distribution है उसकी probability और जो ऐसे distributions है which are far from the most probable distributions उनकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है हमने निकाली, फिर उसकी रेशियो निकाली और हमने देखा जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे इसकी जो रेशियो है वो रिड्यूस होती जाएगी। दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो इन जनरल अगर हमें सिस्टम को स्टडी करना है तो वी कैन स्टडी द मोस्ट प्रोबेबल state of that system provided number of particles in that system should be very large in number। ठीक है, तो ये हमने आज देखा ना। इसका मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन एप्रिशिएबली फार फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात कर रहे हैं विच कैन बी अ मैक्रो स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और बाकी जो हमारी और भी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और भी बहुत सारी मैक्रो स्टेट्स होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और बाकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, उसकी हमने रेशियो निकाली। By here we have considered the case of 20% of distribution। तो इसका हमने केस निकाला कि जैसे यहाँ पर हमने देखा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट तो ये हो गई जब फर्स्ट बॉक्स में 200 पार्टिकल्स हैं, दूसरे बॉक्स में भी 200 पार्टिकल्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर हमने देखा एक ऐसी मैक्रो स्टेट भी हो सकती है जिसमें फर्स्ट बॉक्स में 160 पार्टिकल्स हैं, दूसरे बॉक्स में 240 पार्टिकल्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर हमने उसकी रेशियो निकाली। फिर हमने देखा जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं ये रेशियो कम होती जा रही है, तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन रिड्यूसेस। सो वी कैन स्टडी द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि बाकी स्टेट्स की भी नियर अराउंड वही प्रोबेबिलिटी है जितनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की है। तो ये हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, द जनरल केस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 1। ठीक है, दिस जनरल केस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 1। इट यूजुअली कम्स इन द एग्जाम। इस पूरे यूनिट 1 में यही एक डेरिवेशन है तुम्हारा जो थोड़ा लेंथी है, इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है। यही एक प्रॉपर तरीके का इसमें डेरिवेशन है जो थोड़ा ज्यादा नंबर का है। तो एग्जाम में जो है यूनिट 1 के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जनरल केस में हम क्या देखेंगे, इसमें भी हम यही देखेंगे, हम इसमें स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन ही निकालेंगे। इसमें हम ये नहीं लेंगे कि n हमारा 20 है, 100 है, 400 है, हम इन जनरल ले रहे हैं। n हमारा n है विच इज लार्ज इन नंबर। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हमारी होगी व्हेन r इज इक्वल टू n by 2। ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम लेंगे कि लेट्स से हमने एक पर्टिकुलर स्टेट ले ली जो हमारी उसमें कितना वेरिएशन है, x का वेरिएशन है, कि फर्स्ट बॉक्स में हमारे पार्टिकल्स हो गए n by 2 plus x और दूसरे बॉक्स में हो गए n by 2 minus
x। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इन दोनों की रेशियो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर उस एक्सप्रेशन में जब हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा कि कितना वेरिएशन है या कितना स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इन विच विल डिराइव इट्स जनरल एक्सप्रेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।